Hello students, today I am going to deliver you second lecture on statistic theory. No doubt ये जो आपको सारा मटेरियल है बुक्स में एज इट इज मिल जाएगा. ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिस्टिक पोर्शन जो थ्योरी का है बोरिंग है, क्रैमिंग है, इसलिए बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं. ठीक है, पढ़ने का थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग लेक्चर ऑन थ्योरी पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इट इज फॉर योर बेटरमेंट. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. तो आपको जो आपके जो रिजल्ट्स हैं डेफिनेटली यू विल अचीव गुड मार्क्स. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक. अगर तो आपको ये क्लियर कट पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक, तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके पास 3 पार्ट है: नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. यू हैव टू एक्सप्लेन, तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करना है. हाँ, अगर वो अलग से कोई किसी एक पार्ट के बारे में पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, तो आपने सिर्फ नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक के बारे में ही बताना है. ठीक है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक का सबसे पहला पॉइंट नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक, कि स्टैटिस्टिक की नेचर क्या है. इसमें कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक है आपकी, ये इसकी नेचर में ये है कि इसको साइंस एज वेल एज आर्ट दोनों चीजें इसको कंसिडर की जाती हैं. साइंस क्यों कहा जाता है स्टैटिस्टिक को? बिकॉज ये सिस्टमेटिक स्टडी करता है इनकी. साइंस वाई? बिकॉज सिस्टमेटिक मैनर में स्टडी की जाती है आपकी व्हाट आर द कॉज, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा. ठीक है, तो वाई आर्ट? बिकॉज अंडरस्टैंड अपनी जो डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम है या कुछ भी आपकी जैसे प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन मतलब कॉन्टिन्यूसली राइज इन प्राइसेस हो रहे हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं. तो दैट वाई जो स्टैटिस्टिक को एज ए आर्ट भी कंसिडर किया जाता है. ठीक है, स्टैटिस्टिक एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट. सेकंड उसका पॉइंट आ रहा है सब्जेक्ट मैटर का. ये आपके उसके स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक का ही सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक, कि जो स्टैटिस्टिक है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है. एक है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आपने क्या पढ़ना है, जब भी आप स्टडी करोगे स्टैटिस्टिक की, जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सारी आपके आगे आपके टॉपिक्स हैं जो हमने डिटेल में इसका प्रैक्टिकल वर्क करना है. उस वे में पढ़ते हो तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव. और जब आपको इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक है, इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक का मतलब है जब हमने कोई हमारे पास बहुत बड़ा वास्ट एरिया है या वास्ट ना, चलो स्टूडेंट ने मतलब किसी टीचर ने क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स का कुछ कंक्लूजन निकालना है कि क्लास के स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है या नहीं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ सैंपल ले लेते हैं. जैसे 2-3 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछ लिए तो उसी के बेस पे सारी क्लास का एक मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया. दैट इज सैंपल. तो अगर हम स्टैटिस्टिक को उस वे में पढ़ते हैं तो दैट इज ए इन्फ्रेंशनल स्टैटिस्टिक. क्लियर. थर्ड पॉइंट आ रहा है आपको स्कोप के अंदर लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. ये इंपॉर्टेंट भी है और टेबल लॉन्ग में अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक. क्लियर. लिमिटेशन आपके पास क्या आ रही है? सबसे पहले फर्स्ट लिमिटेशन आ रही है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, यानी कि जो स्टैटिस्टिक है सिर्फ एक न्यूमेरिकल टर्म उसको ही पढ़ता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को पढ़ता है. जिनकी क्वांटिटेटिव होती है फिगर्स, उन्हीं के बारे में पता है, नॉट क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव फिनोमिना जैसे कि ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, पैट्रियोटिज्म एक्सेट्रा, इनके बारे में नहीं पढ़ता, कंसिडर नहीं करता. सेकंड पॉइंट स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. जो स्टैट है, स्टैटिस्टिक है सिर्फ स्टडी ऑफ एग्रीगेट. अगर आपके पास एक इंडिविजुअल पर्सन का डाटा है तो उसके बारे में नहीं पढ़ता, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इकट्ठा पढ़ता है. थर्ड इसकी जो लिमिटेशन है, होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट. लिमिटेशन कह लो इसको, क्वालिटी भी है, नेचुरली भी है. जो चीज का अगर आपने कंपैरिजन करना है, अब किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो डाटा में जैसे आप किसी ने हाइट का कंपैरिजन करोगे, अगर आपने करना है किसी की, तो आपको सबकी हाइट का डाटा आपके पास होना चाहिए, ना कि वेट का. तो अगर ठीक है ना, हाइट का कंपैरिजन करना है तो आपके पास हाइट का डाटा होना चाहिए, कंपैरिजन तभी होगा. होमोजेनिटी ऑफ डाटा, उन्होंने इसकी लिमिटेशन इसको बना दी. ठीक है. फोर्थ आपके पास आ रहा है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज बेस. जो रिजल्ट्स हैं वो सिर्फ ट्रू ऑन एवरेज बेस, यानी कि देखिए मान लो कि अगर कहते हैं एवरेज निकाली हमने कि हमारी जो मतलब किसी पर कैपिटा जो इनकम है मंथली 50,000 है, एवरेज निकाली. ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी टोटल नंबर सबके पर्सन की इनकम को ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल जो पर्सन थे, एवरेज निकल आई. तो मान लो एवरेज में आपके पास रिजल्ट आया 50,000. ठीक है, तो 50,000 कई पर्सन की इनकम 50,000 से ज़्यादा भी हो सकती है,
कईयों की कम भी हो सकती है। वो हमारे पास जो रिजल्ट था एवरेज बेस पे था, दैट्स वाई इट इज कहा जाता है, इसकी लिमिटेशन है, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। जो ये स्टैटिस्टिक का डाटा होता है सिर्फ एक्सपर्ट्स के बारे में, एक्सपर्ट्स इसका यूज कर सकते हैं, लेमैन इसका यूज करेगा तो वो जिसको कोई नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। अब आपके पास फिर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। विदाउट रेफरेंस यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो कह रहा है कि मेरे को फर्स्ट मंथ 1000 प्रॉफिट हुआ, सेकंड मंथ 2000 हुआ, थर्ड मंथ 3000 प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना। तो एवरेज निकालोगे आपकी फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ की एवरेज करोगे, जब 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2000। अब ये और आपके पास एक डाटा है आपके पास, किसी को यानी कि मान लो फर्स्ट मंथ 3000 प्रॉफिट हुआ, सेकंड मंथ 2000 है, फिर थर्ड मंथ 1000 है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है, जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज आपके पास सेम आ रही है 2000, यानी कि फिर कंक्लूजन गलत हो गया ना, एक आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा था, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। दैट्स वाई कह रहा है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। क्लियर। फिर प्रॉन टू मिस यूज, इसका मिस यूज भी पॉसिबल है अगर इसको एक्सपर्ट ना यूज करें तो, सिर्फ ओनली बाय एक्सपर्ट ही इसकी एडवाइजेबल है कि यूज किया जाए। दैट वाज अबाउट द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। फर्स्ट स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, सेकंड स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, homogeneity of data and essential requirement, fourth result are true on only on an average, fifth without reference result may prove to be wrong, sixth can be used only by experts, seventh prone to misuse. This was about आपके पास limitation of statistic. Now हम स्कोप के बाद हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस क्या है या स्टैटिस्टिक के फंक्शंस क्या है, आप दोनों को वन एंड सेम थिंग कर सकते हो। व्हाट इज द रोल भी पूछ सकते हो, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टैटिस्टिक, इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस और फंक्शन। ठीक है, बुक में आपके अलग अलग मेंशन किया हुआ है कि हमने इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, सिलेबस में क्लियर कट पूछा हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक। वन एंड द सेम थिंग है, आप दोनों को इकट्ठा कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस आपके पास आ रही है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कि हमारे पास जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, गरीबी, पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, उन सब के बारे में ये में क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन सारा हमें डाटा दिया जाता है कि क्या है कैसे है। ठीक है। सेकंड पॉइंट इंटरसेक्टरल। इंटरसेक्टरल यानी कि जो डाटा है आपके पास इंटरसेक्टरल, कुछ आपके रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं, अर्बन एरिया में भी रहते हैं, पूरा यानी कि इंटरसेक्टरल दोनों सेक्टर्स का डाटा इसमें दिया जाता है। इंटरटेम्पोरल, इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन मतलब विद टाइम के साथ उस डाटा में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, विद द पीरियड ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, उसके साथ साथ उस कंपैरिजन भी वी कैन डू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। ठीक है। थर्ड पॉइंट आ रहा है वर्किंग आउट काज एंड इफेक्ट रिलेशन। जो स्टैटिस्टिक है ये क्या करता है, हमें कोई प्रॉब्लम है, उसके काज क्या है, यानी कि वो प्रॉब्लम क्यों है और उसके इफेक्ट्स क्या आएंगे, ये हमें स्टैटिस्टिक बताता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड मॉडल्स। जो भी इकोनॉमिक्स थ्योरीज हैं, आगे हमारा माइक्रो का टॉपिक आएगा थ्योरी ऑफ डिमांड। हमें पता है काफी सारे टॉपिक हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, जैसे किसी चीज की प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड कम हो जाती है, उल्टा रिलेशन है। तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है। ठीक है। ये किस बेस पे पढ़े हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, उसके बेस पे ये थ्योरीज का वी कैन मेक थ्योरीज एंड मॉडल। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिसीज बनानी है, जैसे कोई अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, कुछ भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनानी है, प्लानिंग करनी है, तो उसको गवर्नमेंट को एक डाटा चाहिए होता है, तो डाटा स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा गवर्नमेंट कैन मेक पॉलिसीज। नेक्स्ट आ रहा है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कि हम पिछले रिजल्ट को देखते हुए फ्यूचर में क्या होगा उस बेस पे अपनी फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। क्लियर। फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक इन बिजनेस।
बिजनेस में भी इकोनॉमिक्स की उसकी इम्पोर्टेंस है। कैसे, यानी कि हमने यूनिट कहाँ पे किस एरिया में लगाना है, कितने साइज का लगाना है, किन चीज़ों की प्रोडक्शन है करनी है, यानी कि डिमांड किन चीज़ों की होगी तो प्रोडक्शन उन्हीं चीज़ों की करेंगे ना। मार्केट स्ट्रेटजी क्या बनानी है, अकाउंट राइटिंग, यानी कि हमें कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे हमारा बिजनेस के फील्ड में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक डिसीजन लेने में। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा। कई बार जो कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं, जैसे कि हमने आगे अपने अर्थमेटिक मीन, मीडियन, कोरिलेशन जो पढ़ना है वो एक सिंपल फॉर्म में हमें बता रहा है, इजी है, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगता है वैसे पढ़ना। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। जो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर मैक्सिमम अपनी सेटिस्फेक्शन चाहता है, प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कैसे करना है, यानी कि प्राइस कहाँ फिक्स करना है, तो दैट्स वाई जो डाटा है सारा स्टैटिस्टिक प्रोवाइड करती है। क्लियर, दिस वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक। फंक्शन भी सेम ही है, कुछ मतलब यहाँ फंक्शन के कुछ 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है। टू मेक कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करने में इजी है क्योंकि जब हम परसेंटेज एवरेज दी होती है तो वी कैन डू कंपैरिजन। एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज, हमारी इंडिविजुअल की नॉलेज को इंक्रीज करता है। ये पॉइंट चाहे आप इसके इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस वाज अबाउट द scope and importance of statistic. Now in our next lecture we will do practical work, central tendency. ठीक है, till आप इसी को प्रिपेयर कीजिए and have a nice day.